तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नया चैप्टर है वो सिविक्स का चैप्टर है। सिविक्स में वैसे तो इस साल आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से जितनी जुड़ी हुई बॉडी हैं उनकी फ्रेमिंग, ड्राफ्टिंग है, और अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है तो वो किन स्तंभों पर खड़ा है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इनका पूरे नेशनलिज्म में क्या योगदान है, पूरे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे ये किस तरह से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है और काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन वो दो चैप्टर हम बाद में करते हैं। पहले एक ऐसा चैप्टर जो कि थोड़ा थीम से हटके है कि हमारा देश जो एक गणतंत्र देश है, जनता का शासन इस देश में लागू हुआ है, डेमोक्रेसी इस देश में लागू हुई है, इसके समक्ष क्या क्या परेशानियां, चैलेंजेस होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में कुल 5 चैलेंजेस का जिक्र है इसके इस भाग में, चैप्टर के इस भाग में। चैप्टर को हम 3 भाग में पूरा करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इसके पहले भाग में हम 2 समस्याओं पर जिक्र करेंगे। तो ये समस्याएं हैं, पॉपुलेशन की समस्या क्या है और इससे जुड़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है। और 3 समस्या जो जो थोड़ा थीम से हटकर हैं वो हैं कि जो लोगों में धर्मावलंबी होते हैं, कभी-कभी वो बहुत फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, कभी-कभी वो बहुत उग्र हो जाते हैं, हिंसा का सहारा ले लेते हैं, तो जो उनमें कम्युनल फीलिंग होती है उसकी समस्या क्या है और उन फीलिंग का सहारा लेकर कैसे आतंकवाद का जन्म होता है, लोगों में डर बनाने का काम के लिए लोग हथियार उठा लेते हैं, हम उस समस्या के बारे में बात करेंगे। और फिर देश को खोखला करने वाली, मतलब सबसे बड़ी समस्या, ड्रग एडिक्शन, ठीक है? इस समस्या पे हम अपना बात करेंगे। और वीडियो के सबसे अंतिम जो मतलब पड़ाव होगा, पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा जो इस चैप्टर का, उसमें हम ये जो पूरी समस्याएं हैं ये कैसे, क्यों हमारे देश के विकास में इम्पेडिमेंट, एक गति अवरोधक, एक स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, इस पर हम विचार करेंगे। और कैसे हम इन इन गति अवरोधकों को, इन हिंड्रेंस को, इन रुकावटों को, हिंड्रेंस मतलब रुकावटों को हम अलग करके एक सफल डेमोक्रेसी का हम भारत देश में जन्म कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो के पहले पार्ट में हम जिक्र करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के बारे में। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम कम्युनलिज्म, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शंस के बारे में जानेंगे और इसके अंतिम पड़ाव में हम इसे पूरा कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला पार्ट स्टार्ट होता है। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और कुल 60 डेकेड्स अब तक निकल चुके हैं भारत देश को आज़ाद हुए। तो क्या इन सब आज़ादी मिलने के बाद देश ने कभी कोई समस्या को फेस नहीं किया होगा? बेशक, बिल्कुल किया होगा। इसमें जो उनमें धर्मवाद है, जो एक धार्मिक असमानता है, जो कम्युनलिज्म की फीलिंग है, ठीक है, तो वो उन्होंने फेस की होगी। जातिवाद फेस किया होगा, रीजनल फीलिंग जो क्षेत्रवाद है कि मैं तो बांग्लादेशी हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो अपने क्षेत्र का सोचूंगा। तो जो इस तरह की जो रीजनल फीलिंग्स होती हैं, उस समस्या ने भी भारत देश को एक नए चौराहे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया होगा, जो कि मतलब बंटवारे का चौराहा होगा। उसी तरह से आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी ने देश को किस तरह से तोड़ा हुआ है और ये डेवलपमेंट में किस तरह से हिंड्रेंस का काम करते हैं, हम सभी चीज़ें इस चैप्टर में भाली भांति अच्छे से जानेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि देश जब आज़ाद हुआ था, मैंने आपको बताया था कि कुल 40 करोड़ हम थे, जो आज बढ़ के 140 करोड़ हम हो गए हैं। तो देश में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, एक तरह से विस्फोट हुआ है, और ये बढ़ते विस्फोट ने देश के सारे रिसोर्सेज को खाली कर दिया है, जॉब मेकिंग को स्लो कर दिया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ने एक नई समस्या को जन्म दिया, जो कि हम सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को इसने जन्म दिया है। ठीक है, तो देश जो है हमारा हमारा प्यारा भारत देश, अगर भौगोलिक रूप से बात की जाए तो पूरे विश्व का मात्र 2.4% लैंड हम पजेस करते हैं। वहीं हर 7 में से एक बंदा, हर 6 में से एक बंदा भारतीय निकलता है, यानी कि हम तकरीबन 16.66% से, जब आप 100 में आप 6 से भाग देते हैं तो 16.66 आता है। ठीक है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो हर 6 में से एक पर्सन भारतीय
निकलता है। तो ये इस चीज़ का उद्योतक है कि मात्र 2.54% की लैंड को होल्ड करने वाले विश्व में हर 6 में से 1 पर्सन भारतीय है। यानी विश्व की 16.8% जनता भारतीय है। पूरी मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन की मतलब बात करें अगर हम, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम देखते हैं तो कोरोना जैसी समस्या का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी भारत की जो ग्रोथ रेट है उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज मतलब वर्ल्डोमीटर का एक मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजूं कि किस तरह से भारत में मतलब जो जनता है वो मतलब बढ़ रही है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग भी यहाँ भेजूंगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लैंड वाइज हम विश्व में 7वें नंबर पे हैं और जनसंख्या वाइज हम विश्व में नंबर 1 पे हैं। चाइना 143 करोड़ जनता होल्ड करता है, लेकिन वो BCRC वो मतलब विश्व में मतलब चौथे नंबर पे है। समझ रहे हो, मैंने अभी ये कोड बोला, तो ये कोड है RCBCBAI। ठीक है, नहीं, RCUCBAI। ये असल में एक कोड है। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर USA, C फॉर चाइना, RCUCBAI ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये कोड है। भारत 7वें नंबर पे क्यों आता है? ठीक है ना। रशिया, फिर कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, RCUCBAI। ठीक है ना। तो हम 7वें नंबर पे हैं एज पर एरिया, लेकिन हम सेकंड नंबर पे हैं एज पर पॉपुलेशन। चाइना 143 करोड़ होल्ड करता है, मतलब 140 अप्रॉक्स होल्ड करते हैं। आज जो मैं आपको क्लिपिंग दूंगा आप उसमें देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है कि हम मतलब विश्व में सेकंड नंबर पे हैं, बहुत जल्दी विश्व में नंबर 1 पे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है, ये बहुत बड़ी डिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट की बात है कि हम अपने यहाँ पॉपुलेशन को एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज को हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रह के हम उसको संभाल लेंगे। और रही कहीं मतलब जो कसर है वो हमारे देश की राजनीति इफेक्ट करती है। ठीक है। तो 1901 में जो देश की जो पॉपुलेशन जो थी वो थी मात्र 23 करोड़। 2011 में ये 121 करोड़ हो गई। 2021 की जनगणना हो नहीं पाई क्योंकि पूरा भारत देश कोरोना में बिजी था। अगर होती तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ टू 148 करोड़, सॉरी 140 करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो जो डेथ रेट है वो भारत देश में अब धीरे धीरे घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिलने लगा है, लोगों में एडुकेशन वगैरह अच्छे से मिलने लगा है। लेकिन डेथ रेट तो जहाँ एक और कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम एक तरह से जो खरगोश होते हैं उस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं कि भैया 2 से 4 होंगे तो फिर 4 से 8 ना होके 16 हो जाएंगे, और 16 से 64 ना होके 128 खरगोश हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरह का जो चेन रिएक्शन है ये हमारे देश को अंडर डेवलप बनाए हुए है। हमारे देश की इकोनॉमी क्यों स्ट्रांग नहीं हो पा रही, इसका सबसे बड़ा कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है। और ऐसा ही हमारा मतलब पड़ोसी मुल्क है जिसने बहुत जल्द ही 1970 के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया था कि आपको देश की सुविधाएं तभी मिलेंगी कि जब आपके यहाँ एक औलाद होगी, और आपको तमाम सब्सिडीज से मतलब आपको दूर रखा जाएगा अगर आपकी 2 औलादें, 3 औलादें, 4 औलादें होती हैं। इसी वजह से वो देश अब जाके बूढ़ा हो रहा है क्योंकि उसकी जो मतलब जनसंख्या है वो मतलब ओल्डर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ। ठीक है। तो इसी तरह से सोशल रीजंस की बात करें तो समाज में क्यों जनसंख्या बढ़ती है उसके कारणों पर बात हो रही है। बच्चों को ईश्वर का तोहफा माना जाता है। ठीक है। तो वो लोग बर्थ कंट्रोल नहीं करते, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है। सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन अब एक एक फैबल, एक माने हुए छोटे बच्चों की कुछ कहानियां हो गई हैं कि लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। ठीक है। भारतीय सोसाइटी में पुराना ट्रेडिशन लागू है
कि जब आपका बेटा होगा, वो जब आपको आपकी चिता में अग्नि देगा, जब जाके आपको स्वर्ग नसीब होगा। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं कि लोग मेल चाइल्ड डोमिनेटिंग होते हैं कि उनको मेल चाइल्ड ही चाहिए, तो वो मतलब फीमेल फोर्टिसाइड करवाते जाते हैं, या फिर मतलब घर में फीमेल की संख्या बढ़ती जाती है, वो वहीं नहीं रुकते। और छोटी उम्र में ही लोगों का विवाह कर दिया, उनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ठीक है। और भी जॉइंट फैमिली में तरह तरह के मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उस वजह से लोग ज़्यादा मतलब बच्चे करते हैं कि ये अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये हमें सहारा देंगे। फिर इकोनॉमिक रीज़न आता है कि लोगों का मानना है कि अगर बच्चे बढ़ते हैं तो वो अब बड़े होके हमें उतना सक्षम करेंगे। लोग अपना फ्यूचर सेव कर रहे होते हैं कि अगर एक बच्चा सहारा नहीं देगा तो मेरा मतलब दूसरा बच्चा है, मेरा 8वां बच्चा है, 9वां बच्चा है, वो तो सहारा दे ही देगा। या जब ये 9 मिलके जब कोई एक काम करेंगे तो मतलब अच्छी खासी मतलब पॉपुलेशन होगी, सॉरी अच्छी खासी इनकम होगी। तो ये एक कारण माना जाता है। एग्रीकल्चर में लोग एक कुटुंबीय एग्रीकल्चर होता है, एक फैमिली मतलब वन फैमिली एग्रीकल्चर होता है, उसमें एक ही घर के सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे, इस तरफ काम होता है। और फॉल्टी इकोनॉमिक ये विज़न की वही मतलब हेल्पिंग हैंड जो है वो बढ़ जाएगा। वो अपनी बात दो तरह से अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अदर रीज़न में इलिटरेसी आती है, अशिक्षा। ये किस तरह से लोगों को अम, गुमराह करती है और जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि लोगों में नॉलेज नहीं होता है। अब आज मैंने आपको मतलब बताया कि ये सम्मान की बात नहीं है कि देश की बढ़ती जनसंख्या, तो ये चीज़ का समझ जो है आपके अंदर एडुकेशन से आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बच्चा एडुकेट नहीं होगा, जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो इस तरफ सोचने भी नहीं वाला है। ठीक है। तो इलिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपना। अगला कारण है क्लाइमेट। भारत, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इस तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वैसा है। ठीक है। बच्चों में बहुत जल्दी मतलब प्यूबर्टी आ जाती है, एडोलेसेंस जो आप लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है, वो मतलब बच्चा पैदा करने के लिए जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत जल्दी सपोर्ट करने लगती है। ठीक है। तो इस कारण से कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। ठीक है। देयर इज डियर्थ इन बर्थ कंट्रोल मीन्स। और कैसे जनसंख्या को रोका जाए, इसके क्या क्या उपाय होते हैं, इन उपायों की लोगों में नॉलेज बिल्कुल नहीं होता। जो अडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख लीजिए समाज में किस तरह की मतलब बुराइयां विद्यमान हैं। ठीक है। तो इस इग्नोरेंस में पॉपुलेशन बढ़ती है। डायमिनिशिंग डेथ रेट, कि इंडिया अब धीरे धीरे ये जो हेल्थ इश्यूज होते हैं इस पर कमांड पा रहा है, तो जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा। इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, सॉरी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम तो इतनी ही होनी है, लेकिन उसमें जब आप 1 से डिवाइड देंगे तो मतलब पर कैपिटा इनकम इतनी ही दिखेगी। लेकिन जब 2 से डिवाइड देंगे तो पर कैपिटा इतनी नहीं दिखेगी, वो आधी हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जब बड़े नंबर से जब डिवाइड जाता है, जैसे कि आप 100 में जब 4 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 20, सॉरी 25। लेकिन जब आप 100 में जब 6 से भाग देते हैं तो आपका आंसर 18 16.66 आता है। क्यों? बड़े नंबर से डिवाइड दे दिया तो आंसर जो है वो गिरने लगा। तो जब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप बड़े नंबर से डिवाइड दे रहे हैं मतलब पूरी इनकम में, तो पर कैपिटा इनकम गिर जाएगी। लोगों की लाइफ सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। ठीक है। जो ये एग्रीकल्चर लैंड है वो भी मतलब बट जाएगी ज़्यादा मतलब बेटों में। तो और फिर कम लैंड के साथ अगर आप खेती करते हैं, ज़मीन का टुकड़ा कम होता है, आप बड़े किसान नहीं कहलाएंगे, आप छोटे किसान कहलाएंगे। तो इस तरफ भी उसकी गिरावट आएगी। लोग फूड स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाने के लिए ज़्यादा मतलब पेट है। ठीक है। उसी तरह से हाउसिंग की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बाप अपने बच्चे कितने बच्चे पढ़ा लेगा?
ठीक है? उसने मतलब बच्चे तो मतलब 6 में पैदा कर दिए, लेकिन उसकी हद लिमिट इकोनॉमिक स्टेटस जो है, वो तो मात्र 3 बच्चों को मतलब पढ़ाने लायक है, या फिर 1 बच्चे को ही वो एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है। उसने 6 बच्चे कर लिए, ठीक है? तो फिर एक अच्छा एजुकेशन वो किस तरह से दे दे सकता है? हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी जो हैं, वो गिर जाएँगी, ठीक है? जो कमोडिटीज़ जो हैं, वस्तुएँ जो हैं हमारे देश में विद्यमान हैं, तो वो जो वस्तुएँ हैं, वो भी अपने आप में सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएँगी, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम सबको नहीं दे पाएँगे, और भी कई सारी समस्याएँ जो होंगी, वो बढ़ जाएँगी अगर हमने पॉपुलेशन को नहीं रोका। अब इस समस्या पे कमांड कैसे पाएँ? इस समस्या को रोकें कैसे? तो इसको स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट को अपना एक गोल बनाना पड़ेगा और उसे वो अचीव कर सकते हैं। फैमिली प्रोग्रामिंग चलाई जानी चाहिए, जैसे अभी एक फैमिली प्लानिंग चल रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे। नसबंदी वगैरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप किसी को लाते हो हॉस्पिटल, तो आपको भी मतलब पैसा मिलता है, और वो जो ऑपरेशन करा रहा है उसको भी मतलब पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से मतलब मॉनेटरी सुविधाएँ देकर उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो बर्थ कंट्रोल करें। साथ ही साथ इसी तरह से जो ये फैमिली प्रोग्रामिंग है कि मतलब बच्चे 2 ही अच्छे, तो इससे तो भैया और कम करके कि बच्चा 1 ही अच्छा, ठीक है ना? तो इस तरफ भी उनको में काम करने चाहिए, ठीक है? शहर में, गाँव में जगह-जगह फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, ज़बरदस्ती का बनाया हुआ पॉइंट है। लड़कियों की उम्र जो है शादी की, वो 18 साल तक की कर दी गई है। बहुत जल्दी प्रोग्राम चल रहा है कि इसको 18 से 21 बनाया जाए और उसको 21 से 24 बनाया जाए, कि मतलब बॉयज़ की जो एज है, तो इसको इस पर अमल किया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक फॉर्म भरते थे यूपीएससी का, उसमें एक मतलब पॉइंट था कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? बोले हाँ, हो चुकी है। आपकी उस समय एज क्या थी, या फिर आप अपनी एज डालो, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे आपकी शादी की डेट क्या थी उस हिसाब से। अब समस्या, कैसी समस्या कि शादी की डेट उनको मतलब बताओ, समझ रहे हो? तो इसमें बहुत से मतलब प्रॉब्लम आती है कि आपकी तो शादी 19 साल से पहले हो गई थी, आपको तो नहीं मिलेगी जॉब, ठीक है? तो इस तरह के मतलब जो काम होने चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए कि सुविधाएँ उनको मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट की सुनते हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है? और इस तरह-तरह के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जगह-जगह पे। 2 बच्चा पॉलिसी को बढ़ावा मिलना चाहिए। ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैटरनिटी फैसिलिटी है ना? मातृत्व को भी आप शिक्षा वगैरह दें, इम्यूनाइज़ेशन, वैक्सीनाइज़ेशन वगैरह करें, जिससे लोगों में मतलब इस समझ आए कि कैसे हम अपने जनसंख्या को रोक सकते हैं, ठीक है? फिर अगली जो समस्या होती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। बच्चों, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को रोकने के लिए या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इन सबको समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके जो शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी आने हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं, ठीक है? इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भारत में एक प्रमुख सिचुएशन है जो कि पूरी तरीके से लिंक है बढ़ती हुई जनसंख्या से, ठीक है? कि अगर आप मतलब विलिंग टू वर्क तो हैं, बट आपके हाथ में जॉब ना होना इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट का जन्म तब होता है जब पर्सन विलिंग टू वर्क होता है, स्टिल ही डजंट हैव जॉब इन हैंड, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कहलाती है, ठीक है? अगला जो टॉपिक है अगला जो टॉपिक है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, कि शहरी लेवल पे क्या भाई, आप बड़ी बड़ी शिक्षा दे देते हैं, प्रमोशन तब देते हैं जब आपके पास और एडिशनल शिक्षा हो। तो जो लोग आम एडुकेशन अचीव करते हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। नहीं, आजकल एक मुहिम चली है कि नहीं, तुम बायो ही लोगे, तुम मैथ्स ही लोगे, ऐसी ही पढ़ाई करोगे, जॉब पाओगे। तो ये चीज़ें कैसे फैशन में आई? क्यों आर्ट्स, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट डोमिनेट हो गए? ऑब्वियसली लोगों का रहन-सहन के साथ-साथ उनका ये सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट की जो
फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उस चीज़ को बाद में रियलाइज़ उन्होंने किया कि अगर वो मैकेनिकल नॉलेज ले लेंगे, मेडिकल नॉलेज ले लेंगे तो उनकी जॉब लग जाएगी, वरना वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाएंगे, जो कि मतलब शहरों में होता है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अब आपने देखा कि खेत के 4 टुकड़े हो गए, है ना? तो 4 टुकड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या अनाज उगा पाएंगे, क्या उसमें क्या कहते हैं, अनाज उगेगा और फिर वो उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह गांव में लोगों के पास ज़मीन नहीं होती, फिर वो कर्जों में डूब के वो ज़मीन वो बेच देते हैं, शहर तरफ चले जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। हाँ भैया, तो ये एक समस्या यहाँ फेस होती है। ठीक है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो पहला कारण है कि लोगों की जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ रही है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान नहीं देती, इस वजह से पर कैपिटा इनकम घटती जा रही है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वांटिटी एजुकेशन तो है, अब 10 साल 12 साल स्कूल में मैं पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन होता है BA MA वालों के लिए, इनकी संख्याएं तो मतलब बढ़ती जा रही हैं, बट इनके लिए जॉब क्या अवेलेबल हो पा रहे हैं, है ना? प्लानिंग जो है वो डिफेक्टिव है, सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर एक जगह से अगली जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, उस वजह से काम भी समय पे नहीं हो पाता है और ये चीज़ का सामना करना पड़ता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रफ्तार है टारगेटेड पेस पे नहीं है, जो इनकी रफ्तार होनी चाहिए उस पेस पे नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम समय पे नहीं जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफेक्टिव है। ठीक है, और डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एडुकेटेड पीपल। ठीक है, जो जिनको मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो मतलब फिजिकल लेबर नहीं करना चाह रहे, वो मतलब फिजिकल लेबर को करने में आइडल यानी आलस फेस करते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं का जन्म होता है। लोगों में एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नहीं होता, जॉब वो तलाशते रह जाते हैं, पूछते रह जाते हैं भैया कोई जॉब हो तो बताना मेरे घर में हमारे लायक, है ना? तो इस तरह के भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को और भी ज़्यादा विध्वंसक, एडवर्स, बेकार बना दिया है, उसमें आते हैं कि वेस्ट ऑफ मैन पावर। ठीक है, अ, उसके कारण क्या इफ़ेक्ट आया है, एक बहुत बड़ा जत्था जिनके पास काम नहीं है, वो मतलब यूं ही चला जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो क्रिमिनल और एंटी सोशल एक्टिविटी अपनाता जा रहा है। क्योंकि भैया हम उनको एक अच्छा बेहतरीन जॉब नहीं अपॉर्चुनिटी उनको दे पा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, स्लो रेट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मतलब वेस्ट पड़े हुए हैं। और भी कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, लोग डकैती, चोरी चकारी, बेईमानी और कई सारी सामाजिक बुराइयों का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट हमको देखने मिलता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों में असंतोष की भावना होती है, वो गवर्नमेंट को सही तरीके से नहीं चुनते। जिस तरफ गवर्नमेंट ने ज़्यादा मतलब लालच दिखा दिया कि 100 रुपये का मतलब पौआ, 500 रुपये का कंबल और एक 500 का नोट दे दिया, आपका वोट उस तरफ जाके गिर गया, पौआ शराब की बोतल। वेज एंड मीन्स टू रिमूव एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे बेरोजगारी की समस्या जो है उसको हम चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करो, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज स्टील इंडस्ट्री जो है उनको बढ़ावा दो, गवर्नमेंट इस तरफ लोन दे, लाइसेंस दे, कि कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट इस तरफ हो सकें और लोगों के हाथ में जॉब हो। लोगों को वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए, एक ऐसी शिक्षा देनी जैसे स्टेनो का कार्य, मतलब बड़े की जो डिग्री होती है, जो मैकेनिकल नॉलेज होता है, तो इस तरह का उनको नॉलेज दें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी कर कर। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडायरी ऑक्यूपेशन, मतलब कि ये जो डेयरी डेवलपमेंट है या फिर मछली पालन है, मुर्गी पालन है, जो मतलब फलों के बागान वगैरह हैं, फूलों के बागान हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। मतलब आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं हो सकता ना। तो इस तरह का उनको नॉलेज वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग फैसिलिटी को हम किस तरह से लोगों में दें कि लोग उस ट्रेनिंग का सहारा लेके अनएम्प्लॉयमेंट अपना खुद का दूर कर सकें। फिर इस तरह से एक्सटेंसिव रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को बढ़ावा दें कि ये जो जवाहर रोजगार योजना है, समृद्धि योजना है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना वगैरह है, इसको भी बढ़ावा दें, लोग इनको नॉलेज वगैरह दें कि ऐसा ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस तरह से आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। एग्रीकल्चर को आप डेवलप करें, उन्नत किस्म के बीज और अच्छी तरीके से खेती के टूल्स वगैरह का उपयोग करके आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को रोक सकते हैं। अब जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट कम्युनलिज्म, टेररिज्म और ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय।